हेलो फ्रेंड्स, विद्यादीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2019 के पेपर 1 के बाल विकास सेक्शन को। दोस्तों, इससे पहले भी हम यूपी टेट के सभी पेपर्स के बाल विकास सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों, 2019 का पेपर एक कंप्लीट पेपर था जिसमें तथ्यात्मक प्रश्न भी थे तो कुछ पैडागोजी के प्रश्न भी थे। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि आप हिंदी में उस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में भी देख लें ताकि वो समझने में सरल हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुविमात्मक प्रज्ञा थोड़ा कठिन देखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि पूछा गया है। बहुबुद्धि का प्रत्यय या सिद्धांत किसने दिया था, सबको पता है। इजी क्वेश्चन है ये, हॉबर्ट गार्डनर ने ये दिया था। और हॉबर्ट गार्डनर ने अपने इनिशियल सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, या बुद्धि के कितने खंड बताए थे, 7 खंड बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। अभी तक यूपी टेट में ये कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है और हर बार डिसलेक्सिया का ही मेनली पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से या पठन संबंधी विकार है। जब बालक को पढ़ने में कोई कठिनाई होती है, वो चीज़ों को सही से सिंक नहीं कर पाता है, उनकी मिरर इमेज उसके दिमाग में बनती है, तो इस प्रकार की जो कठिनाई होती है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि लिखा हुआ है 100 और उसको वो पढ़ रहा है वॉच, कहीं बी लिखा है उसको पढ़ रहा है वो डी, तो इस तरह की जो बीमारी होती है, इस तरह की जो कठिनाई होती है, इसको अधिगम अक्षमता को बोलते हैं डिसलेक्सिया। यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे बोलने में कठिनाई जब होती है, जब भाषा संप्रेषण में कठिनाई होती है, तो उसको बोलते हैं आप डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी बोल सकते हैं या अफेजिया भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें आपको सही ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है, गलत। और यही पूछा गया है कि शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है। दोस्तों, नहीं वाले प्रश्नों को आप बहुत गौर से देखा करें, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इनको आते हुए भी हम गलत कर देते हैं। तो क्या शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 है कि निःशक्त बच्चों पर ध्यान ना दे। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके हिसाब से क्योंकि नहीं पूछा है तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित कर दें, प्रेरित करें कि रोक देना चाहिए कि अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। एक प्रेरित कक्षा वही कहलाती है जिसमें बालक अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक प्रेरित कक्षा किसको कहा जाता है, जिसमें बालक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। तो यहाँ पर वृद्धि की बात पूछी जा रही है। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वृद्धि होता है, एक विकास होता है। वृद्धि केवल शारीरिक विकास से रिलेटेड होती है और विकास में सभी आयाम आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक, सभी प्रकार के जो आयाम हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो शारीरिक विकास है उसको स्पेशली क्या बोलते हैं, वृद्धि। तो यहाँ पर वृद्धि पूछा गया तो किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और बाल विकास के अंतर्गत हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। ये कथन भी है किसका, क्रो एंड क्रो का। तो मानव विकास का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ये हो जाता है गर्भावस्था से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो कुछ पुस्तकें आपको हम बताएंगे, अभी लिस्ट देंगे, कम से कम 50 पुस्तकें हैं। उनमें से ही प्रश्न आते हैं अधिकांशतः, और उनमें से भी कुछ 20 से 25 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं जिनके प्रश्न बार बार आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है R.M. गेने। अधिगम का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, गेने ने दिया था, जिसमें 8 चरण उन्होंने बताए थे। उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, E.L. थांडाई की एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। ये भी आप ध्यान रखें। जिन मनोवैज्ञानिकों को हम पढ़ते हैं या जो हमारे जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं उनकी पुस्तकें तो आप ज़रूर याद रखें। एनिमल इंटेलिजेंस। स्किनर ने दिया है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों भी आप साथ में याद रखें। R.M. गेने की है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस और B.F. स्किनर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म। ठीक। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। बहुत फेमस कथन है, ये कई बार आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। ये किसने बोला है? स्टैनले हॉल ने। और स्टैनले हॉल ने किशोर बालकों का सबसे अधिक अध्ययन किया है, इसीलिए इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक, ठीक, किशोर मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। और स्टैनले हॉल ने बाल विकास के अध्ययन का आंदोलन चलाया था। तो पूछा जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन का प्रणेता या जनक कौन है? बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया था? स्टैनले हॉल ने, अमेरिका में 1893 में। बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? स्टैनले हॉल ने 1893 में, अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो जो माइक्रो टीचिंग हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, और ये बेसिकली है क्या? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? जब हम ट्रेनी बीटीसी बीएड वाले या बीएलएड वाले डीएलएड वाले जब प्रशिक्षण करते हैं डाइट में या कॉलेज में, तो वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण मतलब हमारे जो शिक्षण कौशल हैं, श्यामपट्ट कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, इनको विकसित करने के लिए माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। और इस माइक्रो टीचिंग का जो कुल समय होता है वो 36 मिनट का होता है। पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने पद होते हैं या कितने चरण होते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र में, तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे थोड़ा। जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग, उसमें जो पहला चरण आता है वो आता है पाठ योजना का। सबसे पहले आप क्या करेंगे? योजना निर्माण करेंगे। ये आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि आपकी माइक्रो टीचिंग होने वाली है कल, आप इसके लिए कोई चैप्टर या कोई शिक्षण कौशल को तैयार करके आएँ। तो पहले आप पाठ योजना बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्लास में आके शिक्षण करते हैं, शिक्षण करेंगे, फिर आपके जो टीचर्स या साथीगण बैठे हैं वो आपको क्या देंगे? फीडबैक देंगे। फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक। अब फीडबैक के बाद आपसे कहा जाएगा कि मान लो कि आपकी योजना में ये इतनी कमी है, तो आपको फिर से योजना बनाने के लिए बोला जाएगा, जिसको बोला जाता है पुनः नियोजन। पुनः नियोजन। अब पुनः नियोजन के बाद आप फिर से शिक्षण करेंगे, तो उसको बोलेंगे आप पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण। और पुनः शिक्षण के बाद आपको फिर से फीडबैक दिया जाएगा, उसको बोलेंगे आप पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि या रीफीडबैक बोलते हैं, प्रतिपुष्टि। तो इस तरह से ये 6 चरण होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि समय की बात करें, ध्यान देना है, समय की बात करें तो पाठ योजना बनाने के लिए आपको कोई समय निर्धारित नहीं होता है। शिक्षण के लिए आपको 6 मिनट दिए जाते हैं, फीडबैक भी 6 मिनट के अंदर दिया जाता है। जब आपको पुनः नियोजन करना होता है, रीप्लानिंग करनी होती है, तब आपको 12 मिनट दिए जाते हैं। इसके बाद पुनः शिक्षण करेंगे तो फिर से 6 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे तो फिर से 6 मिनट। आप ये टोटल जोड़ेंगे तो ये टोटल समय कितना होता है? 36 मिनट का। 6 × 4 24 + 12 कितना हो गया? ये 36। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय दिया जाता है? 36 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिभाषा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिनमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई है। तो ये जो कथन है ये किसका है? गेट्स का है। तो ये तो याद ही रखना है। ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? नहीं। नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बच्चे को परामर्श देंगे। जो भी विशिष्ट प्रकार के बालक हैं जो सामान्य से भिन्न हैं, टीचर्स का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो है काउंसलर का, परामर्शदाता का। तो हर बच्चे को जो भी सामान्य से भिन्न है, किसी तरह की कठिनाई महसूस कर रहा है, तो आप उसे क्या देंगे? परामर्श या उसकी काउंसलिंग करेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो ऐसे ऑप्शन तो आपको बिल्कुल एक बार में ही देखते हुए लगा देना है, सर्वांगीण विकास से संबंधित। जहाँ भी आपको कभी भी ऑप्शन में ये, खासतौर से सीटेट में जहाँ भी ये ऑप्शन दिख जाता है, आपको ये तुरंत लगा देना है जहाँ भी सर्वांगीण विकास लगे। तो सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, अधिगम क्रियाएं, सभी का एक ही उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो कोहलर ने किया है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। B.S. ब्लूम ने अधिगम में कोई सिद्धांत नहीं दिया है। इन्होंने अधिगम के
शिक्षण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताए हैं। भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, ये आपने सुने होंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन, दो चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में वर्णित हैं, एक तो अवरोधन है और एक और है अपव्यय। अपव्यय, ठीक है। तो अवरोधन का तात्पर्य होता है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। बालक फेल होकर वापस उसी कक्षा में आता है तो इसको बोला जाता है अवरोधन। और बालक यदि बीच में ही, सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं अपव्यय। ये दोनों परिभाषाएं एनसीईआरटी 2005 में दी गई हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन आता है, इनको आपको याद रखना है, अपव्यय और अवरोधन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण, तो इसके लिए सही आंसर है प्रस्तावना कौशल। जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी चैप्टर का जो हम पढ़ाने वाले हैं तो उसमें सबसे पहले बालकों के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो ये जो चीज़ है पूर्व ज्ञान का परीक्षण, ये आता है किस कौशल में? प्रस्तावना कौशल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ये इस तरह कुछ पुस्तकें टाइप की हैं। जैसे पहला ये पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई। एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी है? थॉर्नडाइक ने। तो ये तो मिलान हो गया। ए का थर्ड, वैसे तो एक ही ऑप्शन से आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ए का थर्ड केवल एक में ही दिया गया है। फिर भी आप देख लेते हैं। पुनर्बलन के बारे में किसने बताया है? स्किनर ने बताया। सारगर्भिता, चलो ये आप अभी छोड़ दीजिए। अनुकूलन देखते हैं, तो अनुकूलन को किसने बताया? अनुकूलन बताया है पियाजे ने। अनुकूलन में वही आत्मसातकरण और समायोजन करके 2 चीज़ें बताई हैं उन्होंने। सारगर्भिता का मतलब होता है संपूर्णता, संपूर्णता या समग्र। ये किसका अर्थ होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, ठीक है। वैसे भी आप अगर एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक आती है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये वैसे उससे स्पष्ट ही हो रहा है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतर है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है बाल विकास के सिद्धांतों में से, और कुछ प्रमुख ही हैं जिनके नाम के साथ ही आते हैं। जैसे अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि बाल विकास के सभी आयाम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि शारीरिक विकास में कोई विकृति है तो वो मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा। एकीकरण या एकीकरण को समन्वय का सिद्धांत भी बोलते हैं। समन्वय, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपने अंगों में समन्वय या एकीकरण स्थापित करता है। जैसे हम लोग अभी क्या पेन पकड़ते हैं तो उंगलियों को, हथेली को या फोर आर्म को, इन सब में एक सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, अंगों में एकीकरण होता है। तो ये धीरे धीरे बालक सीखता है। अंतः संबंध भी वही है कि विकास के सभी आयाम जो हैं वो नाम बदल के आ गया, विकास के सभी आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का या 21A। तो इसके अंतर्गत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन में? 86वें संविधान संशोधन में। और ये कब किया गया था? 2009 में। इसीलिए बोला जाता है RTE एक्ट 2009। और पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार ये कब से लागू हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो ये हमें पता ही है, ये कौन है? मैकडूगल। इन्होंने कितने प्रकार के मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग बताए हैं? 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियाँ और उनसे संबंधित 14 प्रकार के संवेग बताए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास की किस अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को अनोखा काल बोला गया है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है आपको कि एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, मतलब 2 लोग हैं, क्रो एंड क्रो। इन्होंने बोला है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और कॉलन ब्रूस ने ये अनोखा काल इसलिए भी बोला है, इन्होंने बताया है कि वास्तव में इस अवस्था को समझना माता पिता के लिए कठिन होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
व्यवहार के कारण व्यवहार में भी अधिगम ही अधिगम है, ये किसने बोला है? गिलफोर्ड ने। बहुत सारी परिभाषाएं अधिगम की जो बार बार आती रहती हैं। इनमें से वुडवर्थ की अगर परिभाषा की बात करें तो वुडवर्थ ने बोला है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर ने बोला है कि अधिगम जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने बोला है आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अधिगम वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। सूची ए और बी को सम्मिलित कीजिए, ये मिलान करना। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था इस बार। ये शिक्षण प्रतिमानों से संबंधित मतलब टीचिंग मॉड्यूल से संबंधित क्वेश्चन था। इनमें से कुछ एक ऑप्शन तो आप कर सकते थे, लेकिन ये कुछ अलग हो गया था प्रीवियस ईयर के अपेक्षा। ऐसे शिक्षण प्रतिमान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पहले पेपर्स में नहीं आया है। फिर भी मिलाते हैं इनको हम पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक तो ऑप्शन सभी को आता था जिसने पढ़ा है अच्छे से। तो आशु बेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल दिया है, मतलब अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। तो बी के थर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला होगा या दूसरा होगा। चलिए इसके बाद और बात कर लेते हैं। तो ये है ग्लेदर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, बेसिक टीचिंग मॉड्यूल दिया है, ठीक है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसके अलावा जो ब्रूनर ने क्या बताया है? संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। और जो आशुबेल हो गया गार्डन ने क्या बताया है? साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनका आंसर कौन सा होगा इसमें? आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है, ग्लेदर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या की पहचान। पहला चरण समस्या की पहचान, फिर क्या करेंगे? उससे संबंधित आंकड़ा संग्रहण, ठीक है, मतलब डाटा कलेक्शन करेंगे। तीसरा होगा परिकल्पना का निर्माण करेंगे और चौथा होगा परिकल्पना का परीक्षण। पहला स्टेप क्या है? समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। कब होगा अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली? पहला ऑप्शन है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल रहेगा। नहीं, क्योंकि बालक के सभी आयामों पर, विकास के सभी आयामों पर हमें बल देना है। दूसरा ऑप्शन है बालकों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक मतलब मानसिक पक्ष पर बल देना है, मनोगत्यात्मक पक्ष पर बल देना है जी। तो ये सबसे सही आंसर है। सर्वाधिक विकास मतलब सभी आयामों को जब वो इंक्लूड करेगा, संज्ञानात्मक भी, भावात्मक भी और मनोगत्यात्मक भी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो जो शिक्षण के हम स्तर पढ़ेंगे तो इसमें 3 स्तर बताए गए हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर बताया हर्बर्ट ने, अवबोध स्तर बताया मॉरिसन ने और चिंतन स्तर बताया है हंट ने। इसमें पूछा गया है कि स्मृति और बोध स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो स्मृति स्तर में 5 पद हैं और ये अवबोध स्तर में भी 5 पद हैं। इनमें से एक पद उभयनिष्ठ है, वो है प्रस्तुतिकरण। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। स्मृति स्तर जो हर्बर्ट ने बताया है, इनको पंचपदीय प्रणाली भी बोला जाता है। तो इसमें इन्होंने कितने बताए हैं? 5 स्तर। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा साहचर्य, चौथा सामान्यकरण और 5वां है अनुप्रयोग। और अवबोध स्तर में मॉरिसन ने भी 5 बताए हैं। पहला है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा समावेशन, चौथा संगठन और 5वां अभिव्यक्ति। तो जो दूसरा स्टेप है दोनों में प्रस्तुतिकरण का, वो दोनों में क्या है? कॉमन है या उभयनिष्ठ है? तो यही पूछा गया है कि उभयनिष्ठ कौन सा स्टेप है? प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी आप कहते हैं? तो पुनर्बलन के बारे में किसने बताया? स्किनर ने। तो स्किनर का कौन सा सिद्धांत है यहाँ पर? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो वैसे प्रबलन और पुनर्बलन का एक अलग सिद्धांत है जो कि सीएल हल ने दिया है। लेकिन पुनर्बलन के बारे में सर्वाधिक विस्तृत रूप से बताया किसने था? स्किनर ने बताया था। तो कभी कभी उनके सिद्धांत को भी आप पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सीएल हल ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है?
तो ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था उसमें इन्होंने 3 स्टेप बताए थे। एक बताया था सबसे पहला क्रियात्मक, संकेतात्मक और प्रतिबिंबात्मक, ये 3 स्टेप बताए थे उन्होंने। ये आंतप्रज्ञ अवस्था इनके सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है। और संज्ञानात्मक विकास का जो जीन पियाजे का सिद्धांत था, उन्होंने कितने चरण बताए थे? 4। बौद्धिक विकास के या संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए थे? 4। चलिए, उन पे तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिसन ने बोध स्तर के, देखिए मॉरिसन आ गया, बोध स्तर किसने बताया? मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो यही अभी हमने बताया। पहला है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आपका समावेशन या आत्मीकरण बोलते हैं, समावेशन को आत्मीकरण भी बोलते हैं, और चौथा है आपका संगठन, और 5वां है वाचन या अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें ये क्रम जिसमें भी सही हो, ये पहले दूसरा, और फिर है पहला, और फिर है फोर्थ, सेकंड वन, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है आपका। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित ये किसने दिए? ब्लूम ने दिए थे संज्ञानात्मक क्षेत्र के, जो इसको बोल सकते हैं आप ब्लूम टैक्सोनॉमी। संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन्होंने 5 पद बताए थे, 6 सॉरी। उसमें से पहला था ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 स्टेप बताए थे। किसने? ब्लूम ने। तो इसमें अनुमूल्यन नहीं था, अनुमूल्यन भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम के वक्र पढ़े हैं हमने, नतोदर है, मिश्रित है, और उन्नतोदर भी है। लंबवत कोई वक्र नहीं होता है। ठीक है, नतोदर वक्र कैसा होता है? नतोदर वक्र होता है जिसका शेप अवतल जैसा बनता है, मतलब इस तरह से कि शुरुआत में सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है, यह है नतोदर। उन्नतोदर क्या होता है? उन्नतोदर होता है कि पहले तो प्रक्रिया सीखने की तेज होगी, बाद में क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी, तो ये उन्नतोदर है। और मिश्रित इस तरह का वक्र होता है जिसमें कभी भी अधिगम, कभी सीखना, कभी तेज, कभी स्लो, कभी तेज, कभी स्लो, इस तरह का ऐसा आकार वक्र भी इसको बोलते हैं। तो गाइस, इसके साथ 2019 का यूपी टेट का पेपर था, उसके बाल मनोविज्ञान के साथ। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।